Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about the nutrient management in dryland agriculture. In rainfed area, how we do manage nutrients. Nutrient is important part in crop production and soil fertility maintenance is very important. Without maintaining the soil fertility and nutrient management, we can raise the production and productivity. So this nutrient management is very important और इसके lectures मैं पहले already upload कर चुका हूँ. But in dryland area or in rainfed area, the problem is moisture. Moisture is constraint. तो ऐसे एरिया में, ड्राईलैंड एरिया में या रेनफेड एरिया में जहाँ मॉइस्चर कांस्टेंट है, वहाँ कैसे हम मैनेज करें, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग. दिस इज इम्पॉर्टेंट इशू इन दिस एरिया. As far as nutrient management is concerned, its principles are same, whether it is irrigated condition or rainfed condition. जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के कंपोनेंट हैं या जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो सब सेम होते हैं. लेकिन इन जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, देयर आर सेवरल कॉन्स्ट्रेंट्स. तो पहले हम उन कॉन्स्ट्रेंट्स को समझें, देन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्ट्रेंट वी मॉडिफाई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस. तो जो इरिगेटेड कंडीशन में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, दैट कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन रेनफेड एरियाज. तो ये इस बात को समझना जरूरी है कि जो इरिगेटेड इकोलॉजी है, जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ हम जैसे ही सॉइल ड्राई होती है हम इरिगेशन दे देते हैं, वहाँ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस अलग होती हैं. और रेनफेड एरियाज में जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, टोटल डिपेंडेंस इज ऑन रेनफॉल, वी हैव टू चेंज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. अगर हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को मॉडिफाई करके प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लिया तो हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. तो जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लेक्चर्स हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखें. सॉइल फर्टिलिटी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, आप उन लेक्चर्स को देखें. देन यू कैन मेक ए क्लियर कट आइडिया अबाउट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो यहाँ हमको रेनफेड एरिया में ही समझना जरूरी है व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. तो देखिए बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं रेनफेड एरियाज के. लेकिन अगर हम ब्रीफ में देखें या बहुत प्रिसाइजली देखें तो जो क्लाइमेटिक कांस्टेंट है, दैट इज मॉइस्चर डेफिशिएंसी. मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल इन एडिक्वेट अमाउंट, नंबर वन. नंबर टू, देयर इज ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड, और ड्रॉट आ जाता है, कोई सर्टिनिटी नहीं है, अनसर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन अमाउंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. रेनफॉल अगर हो भी रहा है 600 mm 700 mm, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. सो दिस मॉइस्चर इज कांस्टेंट एंड न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल विद मॉइस्चर. जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है वो मॉइस्चर से ही होता है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है. देयर आर थ्री मैकेनिज्म ऑन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. नंबर वन, मास फ्लो. नंबर टू, डिफ्यूजन. एंड नंबर थर्ड इज रूट इंटरसेप्शन एंड कॉन्टैक्ट एक्सचेंज. तो जो रूट इंटरसेप्शन एंड कॉन्टैक्ट एक्सचेंज होता है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, 1 to 2%. So it is almost negligible. So there is more contribution of mass flow and diffusion, and in these two processes moisture is required. So without moisture there is no mass flow and diffusion. तो mass flow के through जो major nutrient है, that is nitrogen, और diffusion के through जो है phosphorus and potassium. तो this question is generally asked in examination, which nutrient is available through which mechanism. तो in these two processes, mass flow and diffusion, moisture is must. तो अब समझिए कि फील्ड में अगर मॉइस्चर नहीं है तो मास फ्लो भी नहीं होगा, डिफ्यूजन भी नहीं होगा, ना तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी होगी, ना फास्फोरस पोटेशियम की, इसी तरह से दूसरे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी. तो मेजर क्लाइमेटिक कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर डेफिशिएंसी इन द फील्ड, नंबर वन. तो अब हम मॉइस्चर को तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन फील्ड में मेंटेन कर सकते हैं. तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. अनदर कांस्टेंट इज सॉइल कांस्टेंट, एंड सॉइल फर्टिलिटी इन रेनफेड एरियाज एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एरिया इज पुअर. And in general mostly nitrogen deficiency occur in all soils. तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी लगभग सभी सॉइल्स में है. फास्फोरस इज मीडियम एंड पोटेशियम इज मीडियम, आल्सो मीडियम टू हाई. सो देयर इज नो सच प्रॉब्लम विद द पोटेशियम, बट मेजर प्रॉब्लम इज नाइट्रोजन. एज फार एज सल्फर इज डिफिशियंट एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक एंड आयरन, बोरोन आल्सो, दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर डिफिशियंट. तो हमको इन न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस देनी है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन पे. पोटेशियम का इतना प्रॉब्लम नहीं है रेनफेड एरियाज में, पोटेशियम का जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन है, लेकिन नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा है. तो ये एक सॉइल का कांस्टेंट है, एंड इट इज़ जनरली सेड दैट
रेन-फेड soils or dryland agriculture soils are not only thirsty but hungry also. Not only thirsty मतलब केवल वो प्यासी ही नहीं है, मतलब उनमें केवल मॉइस्चर डिफिशियंसी भी नहीं है, और क्या है उनमें हंग्री मतलब भूख है उनमें, किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए. तो ये एक जनरल स्टेटमेंट. सो दिस इज द सॉइल कांस्टेंट. अनदर इज इकोनॉमिक कांस्टेंट. फार्मर्स आर पुअर and purchasing power is low and they cannot invest. There is vicious cycle, low production, low income, low saving. तो जब लो सेविंग होगी, लो प्रोडक्शन होगा, तो उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहती है? पुअर रहती है. तो कोई अगर हाइब्रिड सीड है तो उनको परचेस करने में प्रॉब्लम है. फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर कॉस्टली, तो उनका परचेजिंग पावर इतनी नहीं होती. मशीनरी हम अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो मशीनरी तो लाखों में आती हैं, उसको परचेज नहीं कर पाते हैं. ट्रैक्टर्स हैं, लाखों के ट्रैक्टर्स हैं, तो फील्ड प्रिपरेशन या दूसरे हमें कोई ऑपरेशन करने हैं, तो ये इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट है. अनदर इज टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट. बहुत मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ. जो टेक्नोलॉजी रहती है वो उनके फील्ड तक नहीं पहुँच पा रही है, एक्सटेंशन वर्क वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है. दूसरा, परचेसिंग पावर से जो इरिगेशन के जो हमारे नए सोर्सेज हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर की जो टेक्नोलॉजी है, वो उन तक अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ पुअर इनकम. तो ये एक टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट है. मशीनरी उन पे अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं. जो नई मशीनरी है, जैसे सब सॉइलर है, चीजल प्लाउ है, वो उन पे अवेलेबल नहीं है, सीड ड्रिल नहीं है. तो ये टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट्स हैं. तो ये मैंने आपको कांस्टेंट्स बताए. एंड कीपिंग कंसीडरिंग दिस कांस्टेंट्स वी हैव टू मैनेज न्यूट्रिएंट. तो इन कांस्टेंट्स को हमें ध्यान रखना है, और इन्हीं कांस्टेंट्स को कंसीडर करते हुए वी हैव टू मेक ए वेरी गुड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो इस तरह से हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है. तो जो मैंने पहले बताया था, जो इरिगेटेड कंडीशंस के लिए हैं वही प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है? रेनफेड एरिया में मॉडिफाई करना है. तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद द न्यूट्रिएंट अमाउंट. ऐसे नहीं केवल हमें न्यूट्रिएंट अमाउंट डिस्कस करनी है, मैनेज करना है. हमको कब अप्लाई करें, व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, हाउ मच टू अप्लाई, हाउ टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. दीज आर वेरी चैलेंजिंग इशू. तो इसको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वन इज अमाउंट. तो हमको कॉन्स्टेंट्स ध्यान रखने हैं. उन कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग ही वी कैन मेक ए गुड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम. नंबर वन इज अमाउंट. एज फार एज इरिगेटेड इकोलॉजी इज कंसर्न, there is high production, productivity level is high, and there is more nutrient demand by the crop, and there is no constant of water, and we can apply irrigation. So that's why crops are very responsive to nutrients. तो irrigated ecology में hybrids को जब grow करते हैं, जब भी उसको irrigation जरूरत होती है irrigation देते हैं, और accordingly we can increase the amount of nutrient. But in rainfed area, moisture is constant, then crop productivity level is low. So here two constants are. Number one is moisture. So moisture is required for nutrient. Number two is productivity level is low. Productivity level is low, it means the genetic potential of the crop in general which grown in this area is low. तो ऐसे में केस में अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे तो क्रॉप उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाएगी. सो दैट्स वाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज रिड्यूस्ड. इट इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू इरिगेटेड इकोलॉजी. सो देयर आर टू मेजर रीजन. नंबर वन, मॉइस्चर कम है. अगर हमने न्यूट्रिएंट ज़्यादा भी डाल दिए तो क्या होगा कि वो डिजोल्व नहीं होंगे, सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे वाटर में, और प्लांट उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. दूसरा, प्रोडक्टिविटी लेवल लो है, क्रॉप का जेनेटिक पोटेंशियल लेवल लो है, तो क्रॉप को इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं हो रही है, और हमने अननेसेसरी ज़्यादा न्यूट्रिएंट डाल दिए तो उनका वेस्टेज है. सो दैट्स वाई इन रेनफेड एरियाज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज रिड्यूस्ड. तो जनरली जो अगर हम 120 kg नाइट्रोजन इरिगेटेड में डालते हैं तो इसमें हम 60 to 80 रखते हैं. ये डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप है, कौन सा सीजन है. इसी तरह से पी और के की अमाउंट भी 10 to 20 kg पर हेक्टर इज रिड्यूस्ड. तो ये इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट. नंबर टू इज टाइम ऑफ एप्लीकेशन. इन केस ऑफ इरिगेटेड कंडीशन, in general basal application is low, 20-25% to 30%, then 3 to 4 splitting of nitrogen. So nitrogen is applied in split pot and P and K as a basal. तो इरिगेटेड इकोलॉजी में क्या है कि जब हम 3 to 4 स्प्लिटिंग करते हैं तो मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, क्योंकि हम इरिगेशन कर देते हैं, मॉइस्चर है. बट इन रेनफेड एरिया आवर टोटल डिपेंडेंस इन ऑन रेनफॉल. तो अब हो सकता है कि ड्राई स्पेल आ जाए, 30 मान लीजिए 30 to 35 स्टेज पर हमें स्प्लिटिंग करनी है, उस समय ड्राई स्पेल आ जाए, ड्रॉट आ जाए, तो हम न्यूट्रिएंट भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि बेसल डोज ऑफ नाइट्रोजन इज इंक्रीज्ड अबाउट 40 to 50% एंड पी एंड के अप्लाइड एज बेसल. पी और के को तो बेसल ही करेंगे, लेकिन यहाँ जो हम नाइट्रोजन को बेसल अप्लाई करते हैं, दैट
क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड। तो जो हम 20 to 25, 30% हम इरिगेटेड कंडीशन में नाइट्रोजन के अमाउंट रख रहे थे, यहां हम जो है बेसल में नाइट्रोजन की अमाउंट को बढ़ाएंगे। बेसल में नाइट्रोजन अमाउंट इज इंक्रीज्ड, क्योंकि हम अगर रिस्क लेंगे कि हम स्प्लिट में ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है ड्राई स्पेल आ जाए। एंड देन अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, जब भी रेनफॉल होगी 30, 40, 50 डेज पे, देन वी गो फॉर स्प्लिटिंग ऑफ नाइट्रोजन थ्रू यूरिया। तो 50% अगर हम यहाँ रख सकते हैं 50% नाइट्रोजन, देन 25% स्प्लिटिंग कैन बी डन इन 2 पार्ट, और दिस स्प्लिटिंग मे बी डन इन if single dose 50% at active vegetative stage when there is a rainfall। तो जब ये स्प्लिटिंग तभी करनी है हमको जब वहाँ रेनफॉल होगा, ऐसा नहीं है कि सॉइल ड्राई हमने कर दिया। दैट्स वाई बेसल एंड सिंगल 1 स्प्लिट और 2 स्प्लिट अकॉर्डिंग टू रेनफॉल जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो बेसल में पी और के तो फुल ही रखना है, लेकिन नाइट्रोजन के अमाउंट हमको चेंज करनी है, ये टाइम है। देन मेथड क्या है, देखिए मेथड इन जनरल, method of nutrient application is 3 to 5 centimeter below the seed and 3 to 5 centimeter side to the seed। ये एक जनरल मेथड होता है। मान लीजिए कि ये सॉइल सरफेस है और ये सीड है एंड सीड रूट्स आर हेयर, तो और ये प्लूमूल ग्रोथ है, ये रेडिकल ग्रोथ है। देन जनरली फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड 3 to 5 centimeter below and 3 to 5 centimeter side to the seed। तो फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड इन दिस जोन here so that when roots are root growth is there, roots are increased in length, then this seed absorb the nutrients। But in rainfed area, problem is technological constraint, such type of machines are not available, if available then farmer cannot purchase। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, दिस इज द आइडियल कंडीशन कि हम फर्टिलाइजर को 3 to 5 centimeter बिलो एंड साइड 3 to 5 centimeter साइड टू द सीड अप्लाई करें। तो देखिए हम पे कोई उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हम पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम पे अवेलेबल नहीं है। देन सपोज दिस इज फरो, दिस इज फरो इन विच सीड इज सोन, ये हमने सीड, ये फरो है और इसमें हमने सीड को सोइंग करी है। देन फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड इन फरो, तो यहां जो है फर्टिलाइजर को हम अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस फर्टिलाइजर may come in contact with the seed and cause chemical injury। तो अगर ये फर्टिलाइजर को हम फरो में डाल रहे हैं, उसी फरो में सीड भी डाल रहे हैं, so there is a chance that germinating seedling may come in contact with the this chemical fertilizer and then maybe seedling injury। तो ये कारण होता है, रीज़न होता है कि जब फरो में फर्टिलाइजर डालते हैं तो भाई वो तो साल्ट हैं, केमिकल्स हैं, तो जैसी सीडलिंग निकलेगी उसके कॉन्टैक्ट में आई उस केमिकल से उसकी इंजरी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, हम पे वो मशीनरी भी नहीं है, कोई सिस्टम भी नहीं है, और हमको क्या ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी है फर्टिलाइजर की, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो उस एरिया में फर्टिलाइजर भी चला जाएगा कि जहां हमने सीड ग्रो नहीं किया। सीड कहां ग्रो कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग सीड इन फरो, सो दैट्स वाई अप्लाई द फर्टिलाइजर इन फरो। तो इसमें एक हम ये कर सकते हैं कि हमने जब फरो बनाई देन अप्लाई द फर्टिलाइजर, और जब हम यहाँ सीड प्लेस करें तो पहले उंगली से यहाँ मिट्टी हल्की से गिरा दें। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम यहाँ मिट्टी आ जाएगी, सॉइल को हम ड्रॉप कर दें, उसके बाद इसके ऊपर हम सीड ग्रो कर दें, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। तो फरो में फर्टिलाइजर डालें और सीड ड्रॉप करते समय हल्की सी वहाँ पे मिट्टी को गिराएं किसी डंडी से या उंगली से, ताकि उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। मीन्स यहाँ हेयर ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सीड विद द फर्टिलाइजर। सो दिस इज द मैथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट रिड्यूस्ड, टाइम, बेसल एप्लीकेशन, amount of basal nitrogen increase, then method in furrow, but avoid the direct contact of seed with the fertilizer। This is very important, ये हमको करना है। Another practice in case of nutrient management is micronutrient application। So in case of micronutrient application, always we should go for foliar application। So generally zinc is deficient, zinc sulfate application, foliar application, ferrous sulfate application, this is very important। don't go for soil application। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सॉइल एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, एक तो हाईली रिएक्टिव है, फिक्स हो जाएंगे, दूसरा ड्राई कंडीशन है, मॉइस्चर नहीं है, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। सो इन जनरल जिंक डेफिशिएंसी इज देयर, आयरन डेफिशिएंसी इज देयर, दैट्स वाई जिंक सल्फेट एंड फेरस सल्फेट स्प्रे वी शुड डन दिस टू स्प्रे एट द क्रॉप एट एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज। तो फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट का ही स्प्रे हमें करना चाहिए, सॉइल एप्लीकेशन इनका नहीं करना चाहिए। ये इस बात को ध्यान रखें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कभी भी सॉइल में अप्लाई ना करें, नहीं तो फिक्स हो जाएंगे, उनका फोलियर अप्लाई करें।
ये मैंने आपको बताया कि माइक्रोन्यूट्रेंट का हमें कैसे अप्लाई करना है, फोलियर करना है। अनदर इज सपोज वी आर, ये एक हमको बेसल एप्लीकेशन करना था इस स्टेज, सॉरी स्प्लिट एप्लीकेशन करना था एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज, बट देयर इज अ ड्रॉट और ड्राई स्पेल and crop require nitrogen. That's why at this stage we can go for 2% urea application, foliar spray. तो ऐसी कंडीशन में हमको 2% यूरिया का फोलियर स्प्रे करना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन शुड नॉट बी मोर देन 2%, अदरवाइज देयर में भी सॉल्ट इंजरी इन लीफ, तो लीफ में टॉक्सिसिटी हो जाएगी और लीफ जल जाएगी। तो हम फोलियर स्प्रे हम कर सकते हैं यूरिया का, अगर मॉइस्चर सॉइल में नहीं है तो जैसी हल्की सी बारिश हो या ऐसा लगे कि हल्की सी वेट कंडीशन हो गई है क्रॉप में, तो हम 2% यूरिया स्प्रे कर सकते हैं। एंड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर मेंटेनेंस इज वेरी इसेंशियल। सो विदाउट इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर वी कैन नॉट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं और उसमें ऑर्गेनिक मैटर एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। सो विदाउट एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल फर्टिलिटी नेवर बी इंप्रूव्ड, नेवर बी इंक्रीज्ड। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इट मीन्स हमको क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है सॉइल में, बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑर्गेनिक मैटर कहां से आएगा, ऑर्गेनिक मैटर कहां से आएगा, FYM से। FYM एंड क्रॉप रेजिड्यू, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट सोर्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट लाइव स्टॉक, नंबर ऑफ लाइव स्टॉक आर वेरी लेस। ये जो ड्राई लैंड एरिया है वो लाइव स्टॉक बहुत कम है, तो उनसे जो FYM अवेलेबल हो रहा है बहुत कम हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है उसको हमें यूज़ करना चाहिए और उसको प्रॉपरली डिकम्पोज हमें करना चाहिए, और इनरिच्ड हमें कंपोस्ट डेवलप करनी चाहिए। इनरिच का मतलब यह है कि जब हम डेवलप कर रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा जिप्सम मिला सकते हैं, या उसमें हम थोड़ा कोई फास्फेटिक फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। एक तो उसका डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा, दूसरा उसमें न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। So use FYM whatever quantity is available, but after proper इसको रेटिंग पूरा सड़ाने के बाद उसको ही यूज़ करना चाहिए। कच्चा कभी भी जो होता है रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहिए। अनदर इज क्रॉप सोर्स इज क्रॉप रेजिड्यू, सिंस प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, जैसे मैंने आपको बताया, so that's why बायोमास प्रोडक्शन इज वेरी लेस। और जो क्रॉप रेजिड्यू है वो अब उसमें भी देखिए 2-3 सेक्टर में यूज़ होता है। नंबर 1 फॉर लाइव स्टॉक फीड, कि कुछ उसको लाइव स्टॉक फीड में यूज़ करते हैं। सम यूज एज ए फ्यूल, कुछ उसको फ्यूल में यूज करते हैं। तो देयर इज ए कीन कंपटीशन फॉर डिफरेंट सेक्टर इन क्रॉप रेजिड्यू। लेकिन जो भी क्रॉप रेजिड्यू है हम पे, जैसे कोई डंडी है या कोई ट्विग्स हैं, कोई श्रब्स हैं या लीव्स हैं, उनको भी हमको यूज करना चाहिए। एंड वी शुड मेक कंपोस्ट, और एक गड्ढा बना के उस कंपोस्ट में उसको डाल करके उसका फर्टिलाइजर कंपोस्ट हमको डेवलप करनी चाहिए। अनदर means of organic matter addition is green manuring, but green manuring require huge quantity of water, क्योंकि इसको हमें क्या करता है, जब हम ग्रीन मैन्योर को ग्रो करते हैं लेगुम क्रॉप को, उसको टर्न कर देते हैं सॉइल में, तो उसको डिकम्पोजिशन के लिए वाटर चाहिए, एंड वाटर इज लिमिटिंग फैक्टर। देन व्हाट इज द चॉइस? तो ऐसे केस में हम ग्रीन मैन्योरिंग कैसे करें? यहां आपको बात समझ में आई होगी कि ग्रीन मैन्योरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट way to increase the organic matter. There are several advantage of green manuring, लेकिन ग्रीन मैन्योरिंग के लिए उसको ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, और उस टाइम पे जो है मॉइस्चर नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा, फिर डिकम्पोजिशन के लिए मॉइस्चर चाहिए। तो व्हेन एवर कंडीशन इज सच दैट 3 या 4 साल में, 5 साल में, जब कभी रेनफॉल अच्छा हो और सीजन से थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो जाए, उस समय में ग्रीन मैन्योर क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। लेकिन जैसे कि सनई है या ढेंचा है, इसको बायोमास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बजाय हम ग्रीन ग्राम को, ग्रीन ग्राम इज शॉर्ट स्ट्रेचर क्रॉप, ग्रीन ग्राम और काउपी आर वेरी गुड ऑप्शन। तो इन 2 क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं एज ए ग्रीन मैन्योर। तो जब कभी रेनफॉल एडिक्वेट सफिशिएंट अमाउंट में हो जाए 3-4 साल में, तो हमको ये क्रॉप्स यूज करनी चाहिए। इफ रेनफॉल इज एडिक्वेट और सफिशिएंट इन क्वांटिटी, देन वी कैन यूज सनई और सेसबेनिया एज ए ग्रीन मैन्योर। तब हम उसको 2 क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन देयर इज huge potential in green gram and cowpea as a green manure in rain-fed areas. Another way to increase the soil fertility is use of biofertilizers. तो देखिए बायोफर्टिलाइजर्स तो इरिगेटेड इकोलॉजी में भी कर रहे हैं, एंड
बट इन रेनफेड एरिया प्रॉब्लम इज लो मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर हम हाई टेम्परेचर से माइक्रोबियल ग्रोथ इज रिड्यूस्ड एंड वी कैन नॉट गेट द फुल एडवांटेज फ्रॉम बायो फर्टिलाइजर। तो दैट्स वाई वी शुड यूज बायो फर्टिलाइजर रेगुलरली इन ईच क्रॉप एंड इन ईच सीजन। तो हर सीजन में हर क्रॉप के साथ हमें बायो फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए। एंड दिस बायो फर्टिलाइजर्स आर फ्री लिविंग लाइक एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, इसको हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, किसी भी क्रॉप में यूज कर सकते हैं। देन राइजोबियम इन पल्स क्रॉप। तो बायो फर्टिलाइजर के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इन पर्टिकुलरली इन रेनफेड एरियाज। तो यहां जो है बायो फर्टिलाइजर को सीड ट्रीटमेंट वी कैन यूज दिस बायो फर्टिलाइजर एज ए सीड ट्रीटमेंट्स लाइक एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर। दीज आर फ्री लिविंग। तो आप इनको किसी भी क्रॉप के साथ यूज कर सकते हैं, सीरियल क्रॉप के साथ यूज कर सकते हैं, सोरगम, वीट और मेज, राइस, किसी भी क्रॉप के साथ हम इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अदर इज सॉइल ट्रीटमेंट, इन सॉइल ट्रीटमेंट। सो वी शुड यूज दीज बायो फर्टिलाइजर इन ईच सीजन एंड इन ईच क्रॉप। ऐसा ना करें कि 2 या 3 साल में यूज कर रहे हैं, इसको रेगुलरली यूज करें। देन दे आर वेरी हेल्पफुल इन बिल्डअप ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अनदर वे इज मल्चिंग, मल्चिंग इन द फील्ड। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग कवर है जिसको हम सॉइल को कवर कर देते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनिक मल्चिंग, एक्चुअली मल्चिंग आर डिफरेंट टाइप्स बट ऑर्गेनिक मल्चिंग, प्लास्टिक मल्च है, पेबल मल्च है, बहुत तरह की मल्च होती हैं, वर्टिकल मल्च है। यहाँ हमको जो मेजर यूज करना है इन कॉन्टेक्स्ट टू सॉइल फर्टिलिटी, ऑर्गेनिक मल्च मीन्स क्रॉप रेजिड्यू। सो अगर हम क्रॉप रेजिड्यूज जो हैं हम पे हार्वेस्टिंग के बाद हम पे मान लीजिए स्टोवर बचता है मेज का या सोरगम का, तो हमको फील्ड में उसको रखना चाहिए। एंड दिस मल्च आर वेरी हेल्पफुल इन नंबर 1 रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। तो इस सॉइल इरोजन को रिड्यूस करेंगे। सॉइल इरोजन में क्या होता है? सॉइल बाहर मूव कर जाती है, फील्ड से चली जाती है, और सॉइल के अंदर ही तो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पीबी उसी में है, केबी उसी में है, नाइट्रोजन उसी में। इसका मतलब सॉइल इरोजन मीन्स न्यूट्रिएंट इरोजन। तो जब हम मल्च को यूज करेंगे तो विंड इरोजन और वाटर इरोजन इज रिड्यूस्ड एंड nutrients remain in field. That's why very helpful in increasing soil fertility. Second one is that when this organic mulch reduced, then they add organic matter into soil after decomposition. So this is very important strategy. अब मल्च के लिए हम पे क्रॉप रेजिड्यू, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है हम एनिमल को फीड करा रहे हो, तो जो भी हम पे क्रॉप रेजिड्यू अवेलेबल हो, कुछ ऐसा रेजिड्यू होता है जो हम एनिमल को फीड में नहीं देते हैं, तो उसको हम मल्च में यूज कर सकते हैं। तो ये मल्चिंग जब भी पॉसिबल हो मल्चिंग करनी चाहिए। अनदर इज इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग विद लेग्यूम्स, एंड वी शुड सेलेक्ट ए रोटेशन इन विच देयर इज ए लेग्यूम क्रॉप, पल्स क्रॉप। तो कोई भी अगर हम रोटेशन ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें कोई पल्स क्रॉप इंक्लूड करनी चाहिए, मूंग बीन, काउपी, उड़द बीन, ग्राउंड नट। अगर हमारा क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा है कि हम उसमें कोई लेग्यूम क्रॉप नहीं ले रहे हैं तो इंटरक्रॉपिंग में जरूर इसको हमें लेना चाहिए। तो हम सोरगम के साथ पिजन पी ले सकते हैं, बहुत अच्छा इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, कई उससे ये बेनिफिशियल है। देन ग्रीन ग्राम कैन बी ग्रोन, ग्राउंड नट कैन बी ग्रोन एज ए इंटरक्रॉप, सोयाबीन कैन बी ग्रोन एज ए इंटरक्रॉप। तो देयर आर डिफरेंट लेग्यूम क्रॉप विच आर हाईली एडवांटेजियस इन रेनफेड एरियाज। तो लेग्यूम का इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं, और अगर इकोलॉजी सही है तो हमको एक, जैसे ग्राउंड नट को हम ले सकते हैं, खरीफ में ले सकते हैं, सोयाबीन को हम खरीफ में ले सकते हैं, ग्रीन ग्राम को वी कैन ग्रोन ग्रीन ग्राम इन खरीफ सीजन। देन सिमिलरली इन रवि सीजन वी कैन ग्रो चिकपी, तो चिकपी को हम ग्रो कर सकते हैं। इन सम रीजन ग्राउंडनट आल्सो ग्रोन इन रवि सीजन, तो हाँ रवि सीजन में हम ग्राउंडनट को ग्रो कर सकते हैं। तो पॉसिबल हो तो हमें ऐसा क्रॉप रोटेशन बनाना चाहिए कि उसमें हम कोई लेग्यूम क्रॉप लें, और लेग्यूम क्रॉप का एडवांटेज आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन होता है, दैट्स वाई सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज्ड। अनदर वे टू फॉर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज टिलेज। आप सोचेंगे कि टिलेज का क्या कंसर्न है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से? टिलेज का बहुत कंसर्न है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। देखिए जब हम टिलेज करते हैं, शैलो टिलेज करें चाहे हम कोई से फ्रिक्वेंट टिलेज करें, सॉइल इरोजन इज इंक्रीज। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि टिलेज से कैसे सॉइल इरोजन होता है। सॉइल पार्टिकल डिटैच होते हैं, सॉइल बिकम लूज, फ्राइबल, देन ससेप्टेबल टू इरोजन। तो एक्सेसिव टिलेज करेंगे तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, एंड विद द सॉइल पार्टिकल्स न्यूट्रिएंट्स आर रिमूव्ड, दैट्स वाई सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन। तो ऐसे कंडीशन में हमको मिनिमम टिलेज हमको करना चाहिए विद रेजिड्यू मेंटेनेंस।
तो हमको मिनिमम टिलेज करना चाहिए, बार बार टिलेज हमको नहीं करना चाहिए। एंड डीप टिलेज वंस इन 3 ईयर्स हमको जरूर करना चाहिए, 3 साल में एक बार करना चाहिए। उससे होता क्या है कि जो डीप टिलेज करने से ये सॉइल की पोरोसिटी बढ़ती है, और कोई अगर हार्ड पैन होती है देन इट ब्रेक डाउन, तो ये भी ब्रेक होती है। वीड्स की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वीड्स भी न्यूट्रेंट लेते हैं, तो और जब वीड्स कम हो जाएंगे तो न्यूट्रेंट पूल सॉइल में बना रहेगा। अनदर इज सब सॉइलिंग। और सब सॉइलिंग कहाँ करते हैं कि जिन एरियाज में हार्ड पैन है, हार्ड पैन क्या होता है कि मान लीजिए सॉइल है और यहाँ कोई हार्ड पैन बन गई है, क्ले पैन हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, टिलेज इंप्लीमेंट्स हो सकती है, तो जनरली क्ले पैन रहती हैं। तो यहाँ देखिए जब हम टिलेज करते हैं तो ये कंपैक्शन रहता है, तो जब रेनफॉल होता है देन देयर इज नो पर्कुलेशन ऑफ वाटर, सो वाटर लॉगिंग इज देयर। तो इस पूरे एरिया में वाटर लॉगिंग हो जाएगी, वाटर नीचे पर्कुलेट नहीं करेगा, देन रन ऑफ स्टार्ट एंड कॉज इरोजन। तो इन सच केसेस ब्रेकिंग ऑफ दिस हार्ड पैन इज मस्ट। तो यहाँ हमको हार्ड पैन ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो सब सॉइलर क्या करते हैं, सब सॉइलर्स में टाइन्स लगी होती हैं, इस तरह की टाइन्स होती हैं, और ये इसको ब्रेक कर देती हैं। तो ड्यू टू सब सॉइलिंग दिस हार्ड पैन इज ब्रोकन डाउन, देन percolation increases, water holding capacity increases, runoff reduced, soil aggregation is improved। बहुत सारे इसके बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं, और उससे न्यूट्रिएंट्स की जो विद रिस्पेक्ट टू सॉइल फर्टिलिटी इट इज़ इंक्रीज। तो ये मैंने आपको कुछ बताया कि टिलेज भी कैसे हेल्पफुल है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए। तो एक्सेसिव टिलेज नहीं करना है, उससे फर्टिलिटी पुअर होगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा। मिनिमम टिलेज करना है, डीप टिलेज करना है, और अगर हार्ड पैन है तो वहाँ सब सॉइलिंग भी हमको करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि व्हाट आर दी डिफरेंट प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल सब वही है, वही करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट वी हैव टू चेंज दिस प्रैक्टिसेस। तो क्या चेंज है वो मैंने आपको यहाँ बताया। ग्रीन मैन्योरिंग का मैं जैसे अच्छा एग्जांपल है कि हम इरिगेटेड कंडीशन में सेसबेनिया को लेते हैं, सनई को लेते हैं, क्योंकि हमें वाटर कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ग्रीन मैन्योरिंग हमको रेनफेड एरियाज में शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की, शॉर्ट स्ट्रेचर क्रॉप लेनी चाहिए, जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, और हर साल नहीं ले सकते हैं, जब भी अच्छा रेनफॉल हो तब हम ले लें। तो इन लेक्चर्स को फिर से सुनिए, फिर से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन फिर आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। Thank you very much.